बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट हो रहा है अभी। इससे पहले हमने किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे या किए, वो ये कि ये थे टेंशन के 3 केसेस। होप सो आपने लिखे भी लिए होंगे, प्रिपेयर भी कर लिए होंगे, तो और उनके रिलेशंस भी आपको याद होंगे। एक टेंशन का फर्स्ट केस था, उसमें तो हमने यही बात की थी कि फर्स्ट केस में हमने ये बात की थी कि जो बॉडी का वेट होता है उतनी उसमें टेंशन होती है जब वो जस्ट एक ही वेट अटैच्ड है स्ट्रिंग के साथ। सेकंड केस में हमने बात की थी कि इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की इक्वेशन जो है वो निकाली जाती हैं, जो कि उनके मैसेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो इक्वेशंस क्या थी वो आपके सामने यहाँ पर इन द एंड आ रही थी। ये टेंशन की इक्वेशन थी, ये लास्ट पे लिखी हुई है फर्स्ट केस की, और ये आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। तो दो ये इक्वेशन होगी इसकी, और दो फिर आपके पास जो इससे अगला केस था, केस नंबर 3, उसकी दो इक्वेशंस थी एक्सेलरेशन और टेंशन की। वो क्या थी? वो आपके पास एक इक्वेशन थी ये वाली, और टेंशन की ये लास्ट पे एंड में लिखी हुई है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब आपके पास लेक्चर नंबर 7 में हमने इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स हैं वो करने हैं, और फिर कुछ नया टॉपिक भी है उसको भी हम थोड़ा सा स्टार्ट करने हैं। ये दो एग्जांपल हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, और दो आपके क्वेश्चन हैं। जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है एग्जांपल्स और क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में ना। तो एग्जांपल 3.4 और 3.5। अब आपके पास सबसे मेन काम ये है कि आपको मैसेज स्टार्ट में ही वो पहली लाइन में दे देगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्जांपल या न्यूमेरिकल जो भी मुझे मिला हुआ है, इसका ताल्लुक केस नंबर 2 के साथ है या केस नंबर 3 के साथ है। न्यूमेरिकल का ताल्लुक केस नंबर 1 के साथ नहीं है, केस 2 और केस 3 से है। तो वो कैसे पता आपको चलेगा? तो उसके लिए मैंने ये एक वर्ड जो है कि एग्जाम्पल 3.5 में बोल्ड किया है, जो आपको नज़र आ रहा है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? हॉरिजेंटल, फ्रिक्शनल हॉरिजेंटल सरफेस। तो अगर आपको हॉरिजेंटल का मतलब आपको बताया था जिस तरह से टेबल की सरफेस थी केस नंबर 3 में, तो वो सरफेस कैसी है? हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल के वर्ड से आपको समझ आ जाएगी कि ये आपके पास केस नंबर 3 की बात हो रही है। और अगर हॉरिजेंटल का वर्ड नहीं आ रहा बीच में, तो फिर इसका मतलब है कि वो आपके पास वैसे भी आप अगर उसको कम्प्लीटली रीड करें तो आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन ये एक उसमें की पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया कि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केस 2 है या केस 3 है। बाकी तो आपके पास मैसेज दिए हुए हैं और आप इजीली जो है वो उनको यूज़ करके तो इन एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल के अंदर एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन में क्लियर है कि फाइंड द, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3.4 में, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। और एग्जाम्पल 3.5 में भी लास्ट लाइन में लिखा है फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो वही अपने ए और टी की इक्वेशन यूज़ करनी है, M1 M2 की वैल्यूज़ पुट करनी है, और जी की वैल्यू अपने 10 पुट कर देनी है। आपको पता है जी जो होते हैं उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बाकी आपके पास M1 और M2 क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, एक कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट होती है कि फार्मूले में तो M1 माइनस M2 भी आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं। M1 प्लस M2 हो तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता, 6 में 4 ऐड हो या 4 में 6 ऐड हो, 10 ही आता है। लेकिन माइनस करने में तो आपको फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि ये जो ऊपर दो मैसेज दिए हुए हैं इनमें M1 कौन सा है और M2 कौन सा है। तो वो सिंपल सी बात है कि आपको अगर केस 2 याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो M1 वाला मैथ था वो बड़ा कंसिडर किया हुआ था और जो M2 वाला था वो छोटा था। तो इसका मतलब है एग्जांपल 3.4 जो कि केस 2 से रिलेटेड है, उसमें जो बड़ा मैथ होगा 5.2 kg ये M1 होगा, और 4.8 kg ये आपका M2 होगा। और एग्जांपल 3.5 में भी इसी तरीके से कि जो आपके पास एग्जांपल 3.5 केस नंबर 3 से रिलेटेड है। अब केस नंबर 3 में आपके पास माइनस करने वाली टर्म नहीं है, M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई जो है वो इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं बनती। तो लेकिन अगेन वही बात है कि आपने क्योंकि अपने टॉपिक के अंदर M1 किसको कंसिडर किया हुआ था? जो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, ये वाला मैथ जो है ना। तो
इसलिए आप वहाँ पर भी जो टॉपिक में मेंशन हुआ हुआ है कि ये वाला मैथ एग्जांपल में कि ये वाला मैथ डाउनवर्ड है, उसी को आप फिर M1 करेंगे, और जो आपके पास हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है उसको आप M2 कहेंगे। वो अपने यहाँ से रीड करके खुद आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पे मेंशन हुआ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन पुली सेड दैट 6 kg इज मूविंग ओवर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो 6 kg वाला है वो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो M2 है, और 4 kg वाला वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वो M1 है। तो ये होप सो आपको क्लियर होगी एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आपके पास इसके ये दो प्रॉब्लम्स हैं और वैल्यूज़ का सिर्फ डिफरेंस है। तो अपने इनको वैल्यूज़ को वहाँ पे फार्मूला से पुट करके आंसर निकालने और उनको फिर चेक भी करने का आंसर ठीक आए या नहीं आए, और ये खुद से करने, किसी की बुक की असिस्टेंस जो है वो न्यूमेरिकल के लिए ना लीजिएगा, और लेनी भी नहीं चाहिए, उनको उसका नुकसान होता है। अभी हमने जो लेक्चर नंबर 7 में मेन चीज़ पढ़नी है वो है मोमेंटम। तो आप कहेंगे मोमेंटम तो हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। हाँ जी, ये वही मोमेंटम है, ये कोई नया मोमेंटम नहीं है, लेकिन अब इसकी काफ़ी डिटेल जो है वो हमारे सामने है। मोमेंटम के बारे में वो क्या बात बताई थी? वो ये बात बताई थी कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो मूविंग बॉडी से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी अटैच हुई होती है जिसको कहते हैं मोमेंटम। वो क्या होती है कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो वो जाके किसी अगर दूसरी बॉडी पे जाकर टक्कर लगाए, उसको जाके कोलाइड करती है उसके साथ वो जाके, तो उसके नतीजे में वो उस दूसरी बॉडी को जो है वो एक असर उसके ऊपर डालती है, इफ़ेक्ट उसके ऊपर जो है वो क्रिएट करती है। तो वो कितना इफेक्ट क्रिएट करती है ये डिपेंड करता है इस मूविंग बॉडी के मोमेंटम के ऊपर। तो वो सिंपल सी बात है कि मूविंग बॉडी के मोमेंटम पर किस तरह डिपेंड करता है कि मूविंग बॉडी के मास पर और मूविंग बॉडी की स्पीड पर। कि अगर मूविंग बॉडी का मास ज़्यादा हुआ तो उसने ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करना है, ज़्यादा असर डालना है। फॉर एग्जांपल एक साइकिल और ट्रक हो तो ट्रक ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, और अगर दोनों का मास सेम हो लेकिन स्पीड डिफरेंट हो तो फिर हमें पता चलता है कि स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों की बिहाफ पर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक मास के ऊपर और एक स्पीड के बिहाफ पर। कि अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, दोनों ज़्यादा हो तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम ज़्यादा है, ये काम की बात नहीं है। वो किस पर डिपेंड करता है? इसी पर के मूविंग बॉडी का मास कितना है और स्पीड कितनी है। तो अब यहाँ पर उसकी डिटेल क्या है? वो ये कि वहाँ पर तो हमने सिर्फ उसको जो है ना डेफिनेशन ही पढ़ी थी और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ी, उसकी यूनिट क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्या है, वो सब कुछ पढ़ा था, छोटी मोटी बातें पढ़ी थी। अब यहाँ पर फिर हमने आगे जाके फोर्स के बारे में जब इतनी डिटेल से न्यूटन के लॉज भी और बाकी सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब हमने देखना है फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या ताल्लुक है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, तो क्या रिलेशन है इसका आंसर आपको बुक में पूरा टॉपिक है, तो इसका आंसर का बुक में पूरा टॉपिक है, वहीं से मैं जो है ना आपको इसका आंसर बताऊंगा, वहीं से आपने इसको नोट डाउन करना है। ये फोर्स एंड मोमेंटम। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, क्या करिए, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v। एक बॉडी है जिसका मास m है, वो मूव कर रही है एक इनिशियल वेलोसिटी vi से, इनिशियल वेलोसिटी vi से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है उस मूविंग बॉडी पे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसमें क्या आती है, एक्सेलरेशन। तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी, a। अच्छा, उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज होगी, क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी vf। तो उसका मास क्या था, m था, उसकी जो वेलोसिटी है वो शुरू वाली वो क्या थी, vi, उसके बारे में आपने बात करनी है। उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई f,
तो उसमें फोर्स से क्या आई उसके अंदर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी क्या बन गई, वी एफ। जब उसकी वेलोसिटी वी एफ बन गई है तो क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है तो वेलोसिटी चेंज हो तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला एम इंटू वी होता है। तो एक उसका शुरू में मोमेंटम होगा पी आई इनिशियल मोमेंटम, और एक उसका बाद में मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम पी एफ। तो क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी होता है तो मैथ तो खैर वही था, सिर्फ उसमें स्पीड चेंज हुई है। तो जो उसकी पहले मोमेंटम होगा वो फिर एम वी आई होगा, पी आई जो होगा वो उसका एम वी आई होगा, जबकि उसका फाइनल मोमेंटम ये मेंशन हुआ है, कर्सर को आप देख लें, जिसका फाइनल मोमेंटम होगा वो उसका एम वी एफ होगा। अब हमने देखना था कि चेंज ऑफ मोमेंटम का फोर्स से क्या ताल्लुक होता है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, दोनों के मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि पता चले कितने मोमेंटम में चेंज आया। पी एफ में से पी आई माइनस करेंगे, राइट साइड से उनकी वैल्यूज भी माइनस होंगी, एम वी एफ में से एम वी आई माइनस होगा। अच्छा, अब इसको आपने फोर्स के साथ रिलेट करना था, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर टी से डिवाइड करेंगे। अब टी से क्यों डिवाइड करेंगे, ये एक दो स्टेप के बाद आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। टी से डिवाइड करेंगे और ऊपर जो दो ये राइट साइड पे दो टर्म लिखी हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई, उनमें से एम को कॉमन ले लेंगे, एम बाहर आ जाएगा। अंदर ये जो टर्म आपके सामने आ रही है ये क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। तो इस सारी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए, जो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी की जगह जब आप एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है ना, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, तो ये यहाँ पर राइट साइड क्या बन जाएगी, एम ए, और लेफ्ट साइड को तो हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, तो ये आपके पास आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। और एम ए किसको इक्वलेंट होता है, फोर्स के, तो एम ए की जगह पे आप क्या लिख देंगे, फोर्स। तो ये आपके पास रिलेशन निकला है कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी जो होता है इज इक्वल टू फोर्स होता है। पी एफ माइनस पी आई क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आपको बताया था रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि टाइम के लिहाज से मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, ये उस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जिस फोर्स ने उस मोमेंटम को चेंज किया या उसकी वेलोसिटी को चेंज किया और उससे उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो फोर्स अप्लाई होती है तो मोमेंटम में चेंज आता है। तो एंड पे फिर उस टॉपिक की डेफिनेशन है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। यहाँ तक तो वही न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन की स्टेटमेंट है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो जो फोर्स आपने बॉडी पर एक्ट की है वो किसकी इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। अच्छा, तो इधर से जो आपको फिर चीज़ नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है, इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ओरल बता रहा हूँ, अपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये टी जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ फोर्स से जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाई टी। तो मतलब इक्वेशन बन जाएगी पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ये जो एफ मल्टीप्लाई बाई टी की टर्म होती है इसको कहा जाता है इम्पल्स। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, या आप अपने पास बेशक नोट कर लीजिएगा। एफ मल्टीप्लाई बाई टी की जो टर्म होती है इसको क्या कहा जाता है, इम्पल्स, आई एम पी यू एल एस ई। मतलब जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो अब मोमेंटम में चेंज ऑब्वियसली मोमेंटम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लिहाज से मोमेंटम की एक और यूनिट थी जो मैंने आपको मोमेंटम का टॉपिक जो स्टार्ट में डिस्कस किया था वहाँ पे बताई थी, तो के जी एम एस माइनस वन। जो यहाँ से दूसरी यूनिट निकलती है वो क्या निकलती है, वो जब एफ जाके टी से मल्टीप्लाई होगा तो एफ की यूनिट होती है न्यूटन और टी की होती है सेकंड। तो दूसरी यूनिट जो मोमेंटम की बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। और ये भी अगर आप न्यूटन की वैल्यू जो कि के जी एम एस माइनस टू होती है वो इस जगह पर न्यूटन इंटू सेकेंड में के जी एम एस माइनस टू न्यूटन की जगह लिख दें तो वो भी वही यूनिट जो पुरानी आपने यूनिट पढ़ी हुई थी के जी एम एस माइनस वन उसी के इक्विवेलेंट बन जाती है। जब दोनों को सिर्फ अलग अलग यूनिट्स हैं लेकिन हैं दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक का आंसर ख़त्म होगा कि मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो इससे बाद क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है एक बुक के अंदर आप देखेंगे
तो एग्जांपल में लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड। कि आपने उसको कितनी फोर्स देनी पड़ेगी ताकि आप उसको स्टॉप कर सकें। तो स्टॉप करेंगे तो इसका मतलब बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। शुरू में वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो और मास में कितना दिया हुआ है, 5 kg, और आपने क्या निकालनी है, फोर्स। तो आप इसको सिंपली जो है वो F इज इक्वल टू एम ए से कर सकते हैं। मतलब आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे VF माइनस VA डिवाइड बाई टी के फार्मूले से। VF आपकी 0 है, स्टॉप हो चुकी है चीज़। VI आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो वहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर आप एक्सेलरेशन को F इज इक्वल टू एम ए फार्मूले पुट करेंगे, मैथ्स के 5 पुट करेंगे और एक्सेलरेशन आपने फाइंड की होगी तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। इसी तरीके से प्रॉब्लम 3.8 है। इसमें कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि कितना आपको टाइम चाहिए ताकि आप मोमेंटम में चेंज ला सकें। कितना चेंज ला सकें, 20 न्यूटन सेकेंड, और कितनी फोर्स से, 20 न्यूटन से। तो अब इसमें आपको चेंज ऑफ मोमेंटम दिया हुआ है 20 न्यूटन सेकेंड, मतलब पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू आपको उसने दी हुई है 20 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स आपको दी हुई है। जब आपको पी एफ माइनस पी आई दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो आप 20 न्यूटन सेकेंड पुट करेंगे, टी आपने फाइंड करना है, उसको ऐसे रखेंगे, और फोर्स आपको दी हुई थी 20 न्यूटन, वो आप पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से ही टी जो है वो फाइंड हो जाएगा। जस्ट आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है और ख़ुद से ही सब कुछ करना है। हाँ अलबत्ता आपने जो है वो न्यूमेरिकल उसी पैटर्न पे करने हैं जो को स्टार्ट में 2 न्यूमेरिकल मैंने बताए थे, दिखाए थे, उनको अपने जहन में रखना है। और नीट एंड क्लीन काम अपने करके लेकर आना। अब 3-4 चीज़ें सामने 3-4 हैं, लेकिन जो है वो डेली लाइफ में बेतहाशा आपको एग्जांपल ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। क्वेश्चन है व्हाई फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स आर पैक्ड विद सूटेबल मटेरियल सच एज स्टायरोफोम। स्टायरोफोम हमने देखा हुआ है, पैकिंग मटेरियल जो होता है आमतौर पर मोबाइल एसेसरीज होगी, इस तरह की चीज़ें होगी, टैब वगैरह, तो उनको पैक किया जाता है इस तरह के चीज़ों के बीच में। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल कहते हैं नाजुक चीज़ें, जिस तरह से शीशे की चीज़ें होगी तो जिनके गिरने से टूटने का चांस बन जाता है, जिनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती, एकदम से वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती हैं, तो उनको पैक किया जाता है सूटेबल मटेरियल स्टायरोफोम में। ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसकी रीज़न क्या है, तो ये आपके पास यहाँ पर इसका आंसर ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। मैं इसको साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास वेयर ग्लास के बर्तन वो पैक किए जाते हैं इस तरह के बॉल्स, बेरिंग बॉल्स, पॉलीथीन शीट और एयर सैक्स वगैरह के बीच में। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो उनमें क्या होती है, एयर इनक्लोज हुई हुई होती है। जैसे कॉटन हो गया ना, रुई वगैरह, तो उसमें एयर इनक्लोज हुई होती है। इन द कैविटीज ऑफ दीज मटेरियल, तो एयर क्या करती है, मेक देम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। तो ये इस वजह से ये पैकिंग मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, वो चीज़ सॉफ्ट नहीं हो जाती जिसको बचाया जा रहा होता है। इवन आपने देखा होगा कि जो दुकान के ऊपर जो अंडे खरीदे जाते हैं तो वहाँ पर वो एक ट्रे होती है, वो भी इस तरह के मटेरियल की बनी होती है। अच्छा, तो होता क्या है कि जब कोई मिस हैप हो, अगर लेट सपोज ग्लास या शीशा वो गिरा है नीचे, अब वो किसके अंदर पड़ा हुआ था, इस पैकिंग मटेरियल के अंदर, तो होगा क्या कि जब वो चीज़ नीचे गिरेगी तो उसका जब ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट होगी, तो अगर ये चीज़ ना होती, ये पैकिंग मटेरियल ना प्रेजेंट होता, तो वो चीज़ इंस्टेंटली उसका बहुत तेज़ी से जो है वो मोमेंटम चेंज होना था, बहुत तेज़ी से उसने हिट होना था। लेकिन जो है यहाँ पर क्या होगा कि जब ये चीज़ प्रेजेंट होगी तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहेगा क्योंकि इसके बीच में एयर है,
और जो है वो चीज़ इतनी जल्दी उसका कोलिजन टाइम जो होगा, वो इम्पैक्ट टाइम जो उसका होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि ये अपनी जगह पर हिलता रहेगा पैकिंग मटेरियल, और उसके जो कोलिजन टाइम होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो आपके राइट साइड पर फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी जो होता है, ये किसका रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। तो जब टी ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम, तो वो जो चीज़ गिरेगी उसको फिर कम फोर्स जो है वो ग्राउंड की तरफ से मिलेगी। जब कम फोर्स मिलेगी तो वो उसके टूटने का चांस फिर इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये पैकिंग मटेरियल ना होता तो उसका कोलिजन टाइम बहुत कम होना था, बहुत जल्दी से उसका कोलिजन हो जाना था ज़मीन के साथ, और उस टक्कर के नतीजे में जब टाइम बहुत कम होगा तो फिर ये आपके पास फोर्स ज़्यादा आएगी, क्योंकि पता है डिनोमिनेटर जो है ना उसका इन्वर्सली रिलेशन होता है, अगर ये कम हो तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जब पैकिंग मटेरियल रखते हैं तो टाइम आपके पास इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से फोर्स जो उस पर बॉडी पैक करती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और फिर वो इस चीज़ के टूटने का चांस इतना नहीं होता। तो इस तरह से फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स को बचाया जाता है। तो इस तरह से और भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये आपके पास गाड़ी की एग्जांपल लिखी हुई है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि जो है वो गाड़ी के फ्रंट पर और बैक साइड के ऊपर गाड़ी के फ्रंट और वाई व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस एट देयर फ्रंट एंड रियर एंड, फ्रंट पर और बैक साइड पर, जिसको हम बम्पर कहते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं। तो अगेन उनकी भी रीज़न सारी की सारी यही है कि जो बम्पर होते हैं नॉर्मली वो प्लास्टिक के होते हैं, तो या कुछ जगहों पर जो है वो स्टील के रिजिड केजेस भी लगाए जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर कोई मिस हैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बम्पर या वो रिजिड केज अपनी जगह पर काफ़ी देर तक वाइब्रेट करता रहता है। जब वो वाइब्रेट करता रहता है तो जो गाड़ी का किसी दूसरी गाड़ी के साथ कोलिजन टाइम होता है, टकराव का जो टाइम होता है, कितनी देर तक टक्कर लगती रही है, वो टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो बम्पर काफ़ी देर तक अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहता है। तो जिसकी वजह से जब टाइम ज़्यादा होगा तो गाड़ी को कम फोर्स जो है वो आगे से या बैक साइड से हिट के नतीजे में मिलेगी। जब कम फोर्स मिलेगी तो गाड़ी को नुकसान भी कम होगा, और जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर वगैरह हैं उनको भी फिर कम ही नुकसान होगा। तो इसका आंसर भी आपके बुक के अंदर मेंशन हुआ है, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई है, वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ दिखाया हुआ था, तो वही आंसर आपने सारा इसका मेंशन करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सीट बेल्ट। इसके बारे में पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं इनर्शिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसको चेंज ऑफ मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आप इसको चेंज ऑफ मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से लिखेंगे, तो आपका आंसर जो है वो प्रॉपर जो है वो होगा। ये यहाँ पर सीट बेल्ट की सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं इसको भी ज़रा साइज को In case of an accident, a person not wearing seat belt will continue moving until stopped suddenly by something before him। कि अगर एक बंदे ने सीट बेल्ट ना पहनी हो तो जब जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो वो क्योंकि मूविंग कंडीशन में होता है तो वो भी अपनी उसी मूविंग कंडीशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता रहता है जब तक कि कोई उसको आगे से कोई चीज़ ना रोक दे। वो चीज़ कौन सी होगी, कोई विंड स्क्रीन होगी या गाड़ी का स्टीयरिंग होगा, तो ऑब्वियसली जब वो उससे हिट होगा तो उसको नुकसान होगा। फिर जब दिस मे बी अ विंड स्क्रीन एंड अदर पैसेंजर, या कि अगर लेट सपोज कुछ पैसेंजर बैक सीट पर बैठे होते हैं तो वो जब हिट होंगे तो ऑब्वियसली अगली पैसेंजर या अगली सीट के साथ जाकर हिट होंगे, तो बहरहाल नुकसान तो होगा। अब सीट बेल्ट किस तरीके से इंसान को पैसेंजर को सेफ रखती है, यूज़फुल दो वेज़ में होती है। वो ये कि एक तो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है, बंदे को आगे जाने नहीं देती, कुछ रोकती है। दूसरा क्या करती है, जो भी हमारा टॉपिक से रिलेटेड बात है, वो ये कि वो भी पैसेंजर को थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करवाती रहती है, हिलाती रहती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, जब टकराव हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब टाइम इंक्रीज हो जाता है तो अभी हमने पढ़ा है कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी जो होता है वो एम ए को रिप्रेजेंट करता है। तो जब टाइम आपके पास इंक्रीज हो जाता है तो फोर्स आपके पास
डिक्रीज़ हो जाती है, तो फिर जो है वो अगर बाद में किसी चीज़ के साथ हिट होगा भी तो उसको इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कोलिजन टाइम ज़्यादा होने से जो है उसकी फोर्स जो है वो अब रिड्यूस हो चुकी होगी। तो ये आपके पास बहुत सारे इसके जो है ना वो फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि डेली लाइफ में बहुत सारी आपको एग्जांपल जो है वो इस तरह से मिल सकती हैं, जिनके ऊपर आप जो है ना इनको यूज़ करते हुए जो है आप चीज़ों को बचा सकते हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि लेट्स सपोज खुदा ना करता एक बंदा गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए। अब उसके पास सामने दो रास्ते हों, एक तरफ दीवार हो और एक तरफ जो है ना वो सैंड रेत का एक जो है ना वो टीला सा हो, पहाड़ सा हो। तो उसने अपने आप को बचाना है तो वो क्या करेगा? तो अब उसको दीवार, वैसे तो लॉजिकल बात, तो सिंपल सी बात है, हर बंदा ही समझ जाता है, लेकिन जो है वो यहाँ से आप टेक्निकली अगर इसको आंसर करें तो क्या है कि जब वो रेत वाली साइड पर जाएगा तो उसका कोलिजन टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी गाड़ी जो है वो रुकेगी, जिसकी वजह से फिर उसको फोर्स कम मिलेगी और उसके बचने का चांस बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।